फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी सूत्र हमने डिस्कस किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं आपके या तो एंडोजेनिक मूवमेंट से या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से। आज उसी एक्सोजेनिक प्रोसेस को थोड़ा और डीपली हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास 5 ऐसे एजेंट होते हैं जो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, खासकर एक्सोजेनिक मूवमेंट की जब बात आती है। तो आपका ये जो चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड देयर इवोल्यूशन, इसमें आपको सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है। 5 फैक्टर पढ़ने हैं और 5 फैक्टर के हम इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, बट मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस चैप्टर को पढ़ लिया होगा और अच्छे से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे। तभी इस जर्नी को स्टार्ट करना और इस वीडियो को देखने के बाद बड़े ही सिंप्लीफाई वे में इस चैप्टर को भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और गेन करेंगे। तो चलिए एक एक एजेंट के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, होता क्या है, 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी एजेंट की। एक होता है आपका यूथफुल स्टेज, एक होती है मैच्योर स्टेज, एक होती है ओल्ड स्टेज। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जब कोई भी आपका एजेंट है, जैसे रिवर है, ग्लेशियर है, आपका सी वेव्स हैं, वो अपनी यूथफुल स्टेज पे जब होती हैं तो वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ होती हैं और उस टाइम पे वो इरोजन करती हैं। जब वो अपनी मैच्योर स्टेज पे आती हैं तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों करती हैं और ओल्ड स्टेज में वो सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन करती हैं। ये कुछ वैसा ही है कि आपने टैप ऑन किया और पानी को स्टोर किया एक बकेट में। जब पानी स्टोर हो रहा था तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था। जब वो ओल्ड स्टेज या स्टेगनेंट हो जाएगा तो काफी सारे सेडिमेंट वहां डिपॉजिट होते हुए नजर आएंगे। बस वैसा ही कुछ यहां भी होता है। अब मैं आपसे रनिंग वाटर के बारे में बात करना चाहता हूं कि रनिंग वाटर को आप कैसे स्टडी करेंगे। ये पहला एजेंट है। मैं आपको 5 एजेंट यहां बताने वाला हूं। रनिंग वाटर देखो क्या करेगा। जब रनिंग वाटर मूव करता है तो आपकी छोटे छोटे रील्स बनते हैं जो आपने देखे होंगे। अगर ये रील्स थोड़े से एनलार्ज हो जाएं तो इनको गुलीज बोलते हैं, लेकिन अगर ये बहुत बड़े हो जाएं तो ये वैली की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये इरोजनल है। अब जो वैली होती है वो वी शेप हो सकती है, वो यू शेप वैली भी हो सकती है। ये आपका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है इरोजन के केस में, जब वाटर इसको इरोड कर रहा होता है। जैसा मैंने बताया, वी शेप वैली तो डेफिनेटली वी लेटर से मिलेगी। लेकिन अगर कोई वैली इस तरीके की बनी है जो बिल्कुल पैरेलल है, मतलब उसके विड्थ बॉटम पे और फ्रंट पे सेम है, अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे, हम उसको गोज बोलते हैं। और अगर वो राउंडेड इन शेप है तो हम उसको कैनियन के नाम से जानते हैं, जैसे कि ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए। आप इंडिया के कैनियन को डेफिनेटली सर्च कीजिए कि क्या इंडिया में भी कोई बेटर कैनियन है। इसी तरीके से इरोजन लैंडफॉर्म्स में पॉटहोल्स बनते हैं जो गड्ढे हो जाते हैं। वही बड़े हो जाएं तो प्लंज पूल वही बड़े हो जाएं तो प्लंज पूल कहलाते हैं। इसी तरीके से आपकी रिवर जब अपनी मैच्योर स्टेज पे जाती है तो रिवर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव ना करके अपने पाथ को चेंज करती है। और जब वो अपने पाथ को चेंज करती है उस टाइम पे बोलते हैं मियंडरिंग या इनसाइज मियंडरिंग, एंट्रेंस मियंडरिंग। और इसी मियंडरिंग के दौरान रिवर जो है आपका वो ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होंगे तो यहाँ पे आपकी रिवर टेरिस की फॉर्मेशन भी आपको नजर आती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिवर सिर्फ इरोजन नहीं करती, डिपोजिशन भी करती है। तो आपके एलुवियल फैंस, डेल्टा और फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मैंने रिवर आपको बताया कि देयर इज अ इरोजनल फीचर, देयर इज डिपोजिशनल फीचर, वैसे ही आपका ग्राउंड वाटर होगा। तो ग्राउंड वाटर के भी कुछ इरोजनल फीचर होंगे और ग्राउंड वाटर के कुछ डिपोजिशनल फीचर भी होंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, ग्राउंड वाटर आपको इरोजन या डिपोजिशनल फीचर तभी बनाएगा जब ये टॉपोग्राफी लाइमस्टोन टॉपोग्राफी होगी, मतलब इसमें सॉल्ट वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह ज्यादा होंगे। तो आपके पूल्स बन सकते हैं, गड्ढा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, सिंकहोल कहलाएगा। अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल बन जाता है तो वो लैपीज कहलाता है, और अगर वो ग्रूव्स बनते हैं पैरेलल तो वो लाइमस्टोन पेवमेंट कहलाते हैं। अब यही आपका जो ग्राउंड वाटर है, वो आपने काफी केव्स में देखा होगा कि रूफ से एक टेल नीचे आ रही है, ग्राउंड से एक पिलर ऊपर जा रहा है। वैसा अगर दिखता है तो वो कहलाते हैं स्टेलेसाइट और स्टेलेग्माइट, और अगर वो दोनों मीट कर जाते हैं तो वो कहलाते हैं पिलर्स। तो ये फॉर्मेशन भी आपको यहाँ नजर आती है, स्टेलेक्साइट, स्टेलेमाइट और पिलर्स, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ऐसे ही तीसरा एजेंट आपका ग्लेशियर है। ग्लेशियर भी बहुत सारे इरोजन करते हैं। इट इज समवॉट कि आपका ग्लेशियर में क्या होगा, जैसे आपका एक टब है जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम है और आपने एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम निकाल दिया, तो वैसे ही एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम निकलेगा, वैसे ही एक रॉक का सरफेस निकल जाएगा जिसको सर्क बोलते हैं। इसमें जब पानी फिलअप हो जाता है तो ये लेक्स बन जाती है, जिनको टान लेक के नाम से भी जानते हैं। जब बहुत सारी जगह से आपका ये सर्क
क्रिएट हो जाता है तो एक लाइन यहां नजर आती है आपको जो एक सर्क को दूसरे सर्क से डिफरेंट करती है, वो आर्ट कहलाती है। और अगर ऐसा 3-4 जगह से हुआ तो एक पीक बनता है, उस पीक को हम हॉर्न के नाम से जानते हैं। ये तो हुए इरोजनल फीचर्स। ऐसे ही ग्लेशियर क्या करता है आपका, डिपोजिशन भी करता है, जिससे आपके डिपोजिशन से मोरेन्स बनते हैं, आउटवर्स प्लेन्स या ड्रमलिन्स भी देखने को मिलते हैं। मोरेन्स क्या होते हैं, मोरेन्स होते हैं जब आपका ग्लेशियर एक रिवर की तरह जा रहा होता है तो साइड में या मिड में डिपोजिशन करता है, जिसको कि मोरेन्स बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन लेटरल मोरेन हो सकते हैं या फिर एंड मोरेन्स हो सकते हैं ऑन द सेम लाइन। अगर आपका ग्लेशियर जहां खत्म हो गया, कोई रॉक सरफेस है जिसका फुट हिल आ गया है, वहां पे डिपोजिशन होगा तो वो आउटवर्स प्लेन कहलाएगा। उस आउटवर्स प्लेन में जगह जगह पे आपको कुछ होल नजर आएंगे जिसमें पानी फिलअप होता है, उसको केटल बोलते हैं। और ये केटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ग्लेशियर के अंदर जो प्लेन एरिया उसमें अगर मुझे एग्रीकल्चर करना है तो मुझे इन केटल से पानी लेके एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो आजकल जो आप एप्पल खाते हो जो कि वैली से आते हैं, वो पानी कहां से आता है आपका, केटल से, यहीं से वो इरिगेट होते हैं। ऑन द सेम लाइन आपको सिंपल देखना है। नेक्स्ट आपका एजेंट आता है वेव्स या करंट। भाई सी वाटर आके कोस्टल एरिया से टकराता है, टकराएगा तो वो भी इरोजन करेगा, इरोजन करेगा तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन भी करेगा। तो सबसे पहले जब रॉक सरफेस से वाटर जब टकराता है तो फिर क्या करता है, आपके एक हाई माउंटेड प्लेटफॉर्म बनता है जिसको कि क्लिफ बोलते हैं। लेकिन लगातार अगर वाटर वहीं पे स्ट्राइक डाउन करता रहेगा तो कहीं ना कहीं एक हॉल क्रिएट कर देता है। उस हॉल को हम बोलते हैं केव एंड केव स्टैक्स। केव स्टैक्स होते हैं आपके, ये जो साइड वाले पिलर होते हैं ना उनके, वो केव स्टैक्स कहलाते हैं। अब देखिए, अगर ये केव धीरे 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 आपका इरोड होता चला गया और दोनों साइड पे वे बन जाता है तो कुछ ऐसा सिस्टम नजर आएगा जिसको हम आर्क के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इरोजन हुआ, लगातार वेव्स आई, फिर से चली गई, फिर से आई, फिर से चली गई, तो जैसे आपका एक प्लेन एरिया बना था ग्लेशियर के केस में, वैसा ही प्लेन प्लेटफॉर्म बनता है आपका वेव के केस में। इसको बोलते हैं सी टेरेस। टेरेस होती है ना आपकी फ्लैट, वैसा ही सी टेरेस यहां भी नजर आता है। अब होगा क्या सर, ये जो वेव है ये सिर्फ इरोजन नहीं करेगी, ये डिपोजिशन भी करेगी। तो ब्यूटीफुल बीच जिस पे आप घूमते हो, अपनी छुट्टियों में जाते हो, हॉलीडे सेलिब्रेट करते हो, तो बीचेस या ड्यून्स जो बनते हैं वो वेव जाती है हाई एनर्जी से, जब वापस आती है तो एनर्जी कम होती है, तो वो बीच या ड्यून्स की फॉर्मेशन करती है। इसी तरीके से जब वेव आपकी आ रही है तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो काफी सारा डिपोजिशन कर देती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बार, या फिर मैं बोलूं एनलार्ज करके बैरियर बार। अब ये बैरियर बार जो होता है, जैसे आप यहां देख सकते हो कि ये एक बार बन गया, ठीक है। अगर ये किसी एक एंड से लैंड से कनेक्ट हो जाए तो हम इसको स्पिट बोलेंगे। अब होता ये है कि अभी भी वेव जाएंगी, वापस आएंगी, वेव फिर से जाएंगी, फिर से वापस जाएंगी, तो ये एक बेंडेड शेप ले लेता है। तो लेटर ऑन इसको हम हुक के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, वेव्स के डिपोजिशनल फीचर। ऐसे ही आपका पांचवा एजेंट क्या होता है, विंड। देखिए, विंड काफी स्ट्रॉन्ग इरोजनल एजेंट है, लेकिन कहां पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ काम करता है डेजर्ट में, नॉट एट अदर प्लेसेस। अब डेजर्ट के अंदर विंड क्या करती है, पेडिमेंट या पेनी प्लेन बनाती हैं। इनका मतलब होता है फीचरलेस प्लेन, जिनका कोई फीचर ही नहीं होता, बिल्कुल प्लेन है वो। प्लायाज बनाती हैं। प्लायाज यहाँ पे होल क्रिएट होता है जो कि आपके डिफ्लेशन होलोज जैसा होता है, और वहां पे पानी भर जाता है, तो ये लेक्स होती हैं, और ये लेक्स मोस्टली सलाइन इन नेचर होती हैं, इनका वाटर सॉल्टी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंड जो है वो डिपोजिशन ही नहीं करती, विंड इरोजन करती है। तो केव बनती हैं, मशरूम रॉक्स बनते हैं, टेबल रॉक्स बनते हैं, या पेडिस्टल रॉक बनते हैं। बट विंड अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ जाए तो डिपोजिशन भी करती है, और डिपोजिशन से भी आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे कि आपके सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स अगर विंड की डायरेक्शन में बन रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, भाई आपके हॉरिजॉन्टल ड्यून्स है, लॉन्गिट्यूडनल है। और अगर वो परपेंडिकुलर बन रहे हैं तो हम उनको ट्रांसवर्स ड्यून के नाम से जानते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं। अगर ये क्रिसेंट शेप होते हैं इनको बर्चन्स बोलते हैं, और अगर ये पैराबोला शेप होते हैं इनको पैराबोलिक ड्यून्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही 5 फीचर हैं, 5 एजेंट हैं। एक एजेंट का इरोजनल, दूसरे फिर डिपोजिशनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। यूपीएससी में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इफ यू स्टिल फेस एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी और माई इंस्टा हैंडल, और यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।